हाँ, तो समझ लेते हैं बेटा मुंह में पाचन को। हमने 3 भागों में देखा कि हमारे शरीर में 3 चरणों में बेटा पाचन होता है। पहला हमारे मुंह में होगा, फिर आमाशय में होगा, फिर जो हमारी छोटी आंत है वो क्षुद्रांत में होगा। कोई दिक्कत है? तो आगे हम देख लेते हैं बेटा मुंह में पाचन। मुंह में पाचन, तो बेटा मुंह में पाचन के लिए सबसे बड़ी भूमिका रहती है बेटा दांतों की, और दांतों के साथ साथ बेटा लार ग्रंथियों की। तो बेटा सबसे पहले मुंह में पाचन के लिए दांत भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, दांत और बेटा ग्रंथियां, लार बेटा लार ग्रंथियां। समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम दांतों को देख लेते हैं। हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कौन कौन से दांत किस किस की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा एक साइड का बेटा जबड़ा बना लेते हैं। बेटा इधर से ना बना के हम ऐसा बना लें, ऊपर का या नीचे का। इस टाइप से बेटा हमारे मुंह का जबड़ा होता है। अब बेटा हमारे मुंह में दांतों की संख्या कितनी रहती है? बेटा एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 रहती है, और बच्चों में कम रहती है, लेकिन बुढ़ापे पे तो कुछ भी नहीं रहती है, हाँ उखड़ जाते हैं। तो समझ लेते बेटा हमारे दांतों में कितने संख्या होती है, दांतों में कौन कौन से दांतों की क्या क्या भूमिका रहती है। तो दांतों को पढ़ने से पहले बेटा आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें आप सारे दांतों को एक साथ काउंट कर सकते हैं। 21 23 बटे 21 23। बेटा दांत हमारे मुंह में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझ लेते हैं बेटा दांत है ना 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो बेटा इसी प्रकार से हाँ बेटा समझ लेते हैं बेटा हमारे मुंह में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। हम यहीं पे नाम इनका लिख देते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, और चबाड़क। अब समझ में आया होगा बेटा। जो हमारे कृंतक दांत है ना, ये चाहे हम ऊपर के मान लें या नीचे के मान लें, ये हमारे एक साइड का आधा जबड़ा है, नीचे का मान लीजिए या फिर ऊपर का मान लीजिए, जिसमें बेटा 2 और 2 4 कृंतक दांत होंगे। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 ऐसे कर लेते हैं। ये 4 दांत जो है ना क्या कहलाएंगे? कृंतक दांत कहलाएंगे। और इनका काम क्या रहता है कि जो भी भोजन है या किसी भी पदार्थ को हम खाते हैं, खाद्य पदार्थों को खाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको चीरने फाड़ने का काम करते हैं। आपने सेव खाया होगा तो आगे के इन्हीं 4 दांतों को, नीचे के 4 दांत और 4 दांत ऊपर के, इन्हीं से हम सेव को काटते हैं। तो जो काटने का काम करते हैं वो हमारे
कृंतक दांत होते हैं। और रदनक क्या करते हैं, ये और सॉरी एक इधर का और एक इधर का, तो ये होता है रदनक। तो जो रदनक होते हैं ये काटने का काम करते हैं और ये चीड़ने फाड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, उसको चीड़ फाड़ देंगे। और ये क्या करेंगे, अब ये वाले दो, ये दो और बेटा ये दो, ये कहलाएंगे अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, और ये भी अग्र चवर्णक। तो ये क्या करेंगे, ये चबाने का काम करते हैं। अब ये कुछ चबाएंगे, कुछ देर ये चबाएंगे, और चबाने के बाद जब पूर्ण चबाना होगा तो ये अपनी भूमिका निभाएंगे। पूर्ण चबाने का काम ये करेंगे चवर्णक, चवर्णक। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा कि दांत जो होते ना, अब ये नीचे के मान लीजिए या फिर ऊपर के, तो ये सारी जो हमारे दांतों का इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ये क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं, और ये चीड़ने का, और ये चबाने का, ये चबाने का काम करेंगे, और ये पूर्ण चबाने का काम करेंगे, पूर्ण चबाने का काम करेंगे। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद हम जानेंगे लार ग्रंथि को। तो बेटा लार ग्रंथि जो है ना, हमें लार ग्रंथियां वैसे तो 3 जोड़ी पाई जाती हैं। हमारे मुंह में 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हम 6 न पढ़ के केवल अभी इस क्लास के लिए एक ही ग्रंथि पढ़ेंगे। उसे हम पढ़ेंगे, हम लार ग्रंथि के नाम से जानते, या हम इसको जानते लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि, लार ग्रंथि, या हम इसको लाला ग्रंथि भी कहते हैं, लाला ग्रंथि भी कहते हैं। बेटा इसमें से जो एंजाइम एक निकलता है उसका नाम है, बेटा इसमें क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, और इस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो अगर हम बात करें बेटा स्टार्च की, तो स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। तो बेटा ये क्या करेगा, जो स्टार्च है ना, तो स्टार्च को क्या करेगा, एंजाइम, जो एंजाइम है बेटा कौन सा, एमाइलेज, और ये बदल देगा सरल शर्करा या फिर माल्टोज में बदल देगा, सरल शर्करा या माल्टोज में बेटा ये बदल देगा, माल्टोज में बदल देगा। और जब ये हमारा भोजन यानी जो कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल जाएगा, फिर ये मुंह से क्या करेगा, आगे निकल जाएगा, और निकलने के लिए कहाँ से जाएगा, ग्रसनी से होते होते जाएगा। ग्रसनी से पहले बेटा यहाँ पे कंठ की भी कुछ भूमिकाएं रहती हैं। हम उस कंठ की एक भूमिका को समझ लेते हैं कि जो कंठ है ये हमारी भोजन को और हमारी श्वास को दोनों को क्या करता है, ये निर्धारित करता है कि किसको कहाँ पे जाना है। यानी कि हमें जो सांस है श्वास नली में जाए, और जो भोजन है वो ग्रास नली में जाए या फिर ग्रसनी में जाए। तो कंठ क्या करता है, इसी चीज़ की बेटा वहाँ पे वो पहरेदारी करता है कि हमारे मुंह से भोजन आया, भोजन को कहाँ भेजना है, ग्रास नली में भेजना या श्वास नली में। और जब ये श्वास नली में पहुँच जाता है बाई चांस गलती से, क्योंकि ये सारा जो कंट्रोल है ना हमारा ब्रेन कर रहा है, और जो ब्रेन कर रहा है तो भैया ब्रेन जब कभी व्यस्त हो जाता तो भैया इधर का उधर डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब हो गया तो हमें क्या होता, कहीं हिचकी आने लगती, कहीं कुछ नई नई
घटनाएं कहीं हमें एकदम कोई उल्टी आ जाती है, तो ये सारी घटनाएं जो है ना, ये हम श्वसन चैप्टर में पढ़ेंगे कि कब हमारा हिचकी वगैरह आती हैं, ये हम श्वसन में जानेंगे। लेकिन इसके बाद जब ये भोजन हमारे मुंह में पाचन होकर के और हमारी ग्रसनी में अंदर प्रवेश करता है, तो ये कैसे निकलता है ये हम आगे देखते हैं। तो इतना हम साफ कर देते हैं और इसके आगे बेटा हम चेक करेंगे कि आगे भोजन कैसे जाता है। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। तो बेटा ये हमने साफ कर दिया है। अब थोड़ा समझेंगे, ग्रसनी के बारे में जान लेते हैं बेटा। जब बेटा हमारा आहार नाल है जो हमारे मुंह से लेकर के और गोदा द्वार तक जो पूरा ये एक पाइप संरचना का जो है, ये बेटा लगभग 9 मीटर का होता है। ये ग्रसनी जो है लगभग 9 मीटर की होती है, जिसमें कुछ बड़ी आंत में बटा होता है, कुछ आमाशय में और कुछ छोटी आंत में। तो छोटी आंत की लंबाई भी लगभग 6 मीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम ये चीज़ें बाद में देखेंगे। बेटा हम बात करते हैं कि जब ये ग्रसनी में भोजन माल्टोज पहुंच जाता है तो ये कैसे चलता है। तो जब ये कंठ से नीचे आता है, ग्रसनी में आता है, तो बेटा ये इस प्रकार से गति करते हुए जाता है। आपने देखा हो ना, जिसे हम ये कहते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन क्या होता है, जब भी हम किसी भोजन को लेते तो ऐसा नहीं है कि जैसे ये मार्कर है, मार्कर किसी में हमने ऐसे पाइप में डाल दिया तो ये सीधा चला जाएगा। लेकिन भोजन हमारे मुंह में, आमाशय में या हमारी जो ग्रास नली है उसमें सीधा नहीं जाता है। ये क्या करता है, क्रमाकुंचन करते हुए जाता है इस प्रकार से। ऐसे क्या होता है कि जो ग्रास नली है इसकी मांसपेशियां शिथिलन और संकुचन करते हैं। यानी शिथिलन का मतलब ये अपने क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं फिर घटाती हैं। इस प्रकार से घटाती बढ़ाती हुई इस भोजन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं, शिथिल होते हैं और बेटा संकुचित होते हैं। क्या होते हैं, संकुचित होते हैं। यानी कि ये अपने क्षेत्रफल को पहले बढ़ाती हैं फिर घटाती हैं और ऐसे करते करते, क्रमाकुंचन करते करते ये कहाँ आ जाता है भोजन, हमारे आमाशय में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, आमाशय में। तो अगर हम क्रमाकुंचन की बात करें बेटा, किस गति से ये भोजन आहार नाल में चलता है, तो भोजन जो है ना, भोजन आहार नाल में क्रमाकुंचन गति से आगे बढ़ता है। क्रमाकुंचन गति से आगे बढ़ता है। तो ये क्रमाकुंचन हमारी समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो आपने कभी भी ना एक बगुले को मेढक पकड़ते हुए देखा हो तो क्या होता है, ऐसे करते हुए जाता है। या आपने सांप को कभी चूहा पकड़ते हुए देखा हो, सांप या घर में सांप रहते हैं ना, सांप अगर कहीं चूहे को पकड़ लेते हैं तो वो ऐसे क्रमाकुंचन करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये भोजन भी हमारी ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति से आगे बढ़ता है। अब जब ये भोजन कहाँ आ गया बेटा, आमाशय में, तो हमें अब आमाशय में पाचन पढ़ना है। तो यहाँ तक आपका मुंह का पाचन और ग्रसनी से आकर के ये भोजन का आमाशय में आना क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे आमाशय में पाचन। आमाशय में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, कौन कौन सा क्या क्या कार्य करता है, ये हम सब आगे देखते हैं। इतना लिख लीजिए फटाफट। तो बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ग्रसनी से कैसे अपना जो भोजन है माल्टोज बन के कैसे आगे बढ़ता है और आमाशय में आ जाता है। ठीक है, तो हम जानेंगे अब बेटा आमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है। तो इसके लिए बेटा हम इसको इतना साफ कर देते हैं। ठीक है, बेटा मैंने ये साफ कर दिया है।
अब हमको एक चीज हम पढ़ चुके हैं कि मुंह में पाचन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे आमाशय में पाचन। आमाशय में आमाशय में पाचन। ठीक है बेटा, तो बेटा ये चीज हम पीछे जान चुके हैं ना कि आमाशय में किस चीज का पाचन होता है? प्रोटीन। तो बेटा प्रोटीन का पाचन आमाशय में होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं बेटा कि प्रोटीन के पाचन के लिए किस किस की भूमिका रहती है। ठीक है, तो बेटा आमाशय में बेटा एक ग्रंथि होती है। बेटा एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है जठर। और इस जठर ग्रंथि से बेटा बहुत सारे रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जठर रस, जिसे हम कहेंगे। क्या निकलेंगे बेटा इसमें? जठर रस निकलेंगे। और यही जठर रस बेटा अलग अलग भागों में बटे होते हैं। तो बेटा जो जठर ग्रंथि जो है ना, वो क्या करती है बेटा? कुछ एंजाइम निकालेगी। एंजाइम निकलते बेटा जिसको हम कहते हैं पेप्सिन, रेनिन। तो बेटा ये पेप्सिन और रेनिन नाम के जो एंजाइम्स हैं, तो बेटा ये एंजाइम निकलेंगे और बेटा जठर ग्रंथि से HCl निकलेगा बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अम्ल भी निकलेगा और बेटा श्लेष्मा निकलेगा। तो यहाँ चेक करेंगे तो बेटा जो श्लेष्मा निकलेगा इसका काम क्या है? पेप्सिन रेनिन का काम क्या है? HCl का काम क्या है? श्लेष्मा का काम। सारी चीज़ों को हम यहाँ समझ लेते हैं। समझने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमें यहाँ समझ में आ जाता है, ठीक है, तो बेटा हम पेप्सिन का और रेनिन का काम समझ लेते हैं। बेटा जो पेप्सिन और रेनिन होता है, तो ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो जो भोजन में बेटा जो भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन का पाचन जो है ना, कौन करेगा? पेप्सिन। लेकिन रेनिन का काम क्या रहता है? रेनिन जो भी हमें दूध पीते हैं, तो दूध में भी प्रोटीन है, वो उसमें भी बसा है, बहुत सारे खनिज तत्व हैं। तो बेटा जो भी रेनिन है, ये रेनिन क्या करेगा? दूध के प्रोटीन को पचाएगा। किसको पचाएगा? दूध के प्रोटीन को पचाएगा बेटा, दूध के प्रोटीन को पचाएगा। और जो HCl है, सबसे बड़ी भूमिका अगर हमारे आमाशय में रहती है तो HCl की रहती है। HCl क्या करता है? ये HCl हमारे आमाशय का माध्यम अम्लीय बनाता है। क्या करता है? ये अम्लीय बनाता है। और जब तक माध्यम यानी आमाशय का जो माध्यम है अम्लीय नहीं होगा, रेनिन या पेप्सिन काम नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है? आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है। और क्या करता है? और हानिकारक जो भी हमारे शरीर में भोजन के साथ कीटाणु पहुंच जाते हैं, उनको क्या करता है? ये मारता है, नष्ट करता है। तो जो हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है बेटा, नष्ट करता है। तो ये सबसे बड़ी भूमिका रहती है। कभी कभी ना हम देखते हैं कि हम देर रात खाना खाते हैं, कभी शादी ब्याह में चले जाते हैं और वहाँ भर पेट देर रात 2 बजे खाना खाते हैं। और 2 बजे खाना खाने के बाद क्या करते हैं? सुबह तक सोते नहीं हैं। घर तक आने में बेटा सुबह हो जाती है और फिर एकदम क्या करते हैं? सुबह ही सुबह खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, एसिडिटीज बढ़ गई। और जैसे ही खट्टी खट्टी डकारें आती हैं तो समझ लीजिए कि आपके आमाशय में भैया जो अम्लीय है, उस अम्लता का स्तर बढ़ चुका है। और जैसे ही अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तब भी ये पेप्सिन और रेनिन काम करना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे? हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हमें क्षारक लेना पड़ेगा।
जैसे हम एंटासिड बोलते हैं तो हमको एंटासिड लेना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए बेटा इनो वगैरह हम पीते हैं, इनो है या कोई भी क्षारी टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो क्या होता है इसके माध्यम को स्तर करने के लिए हम क्षारक लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं बेटा श्लेष्मा की। तो श्लेष्मा क्या करता है? तो श्लेष्मा एक बेटा म्यूकस जैसा होता है, ये बलगम जैसा बेटा होता है, और ये क्या करता है जो अमाशय की भित्ति है इस भित्ति में चिपक जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है श्लेष्मा। अगर बेटा ये HCl बहुत ही खतरनाक यानी कि अम्ल होता है, अगर ये हमारे जो सांद्र अम्ल हो और हमारे हाथ पे डाल दिया जाए तो बेटा क्या होगा, हमारे हाथ को जला सकता है। और अगर ये ज़्यादा अम्ली हो जाए और ये अगर श्लेष्मा ना हो तो क्या करेगा, इसकी भित्ति को खत्म कर देगा, भित्ति को फाड़ देगा, और क्या हो जाएगा, भोजन फिर भैया हमारे चारों ओर बगरता फिरेगा। तो इसके लिए बेटा सबसे बड़ी भूमिका इसकी भी रहती है। ये क्या करता है, ये बेटा आमाशय की भित्ति से क्या है, HCl का काम क्या है, रेनिन और पेप्सिन का काम क्या है। अब बेटा जो लास्ट भूमिका रह जाती है वो रह जाती है, अब यहाँ पे इतनी चीज हो चुकी होती है, यहाँ पे पाचन हो चुका होता है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और रेनिन करा देता है। अमाशय की सुरक्षा कौन करता है, श्लेष्मा करता है। और बेटा HCl का काम किया, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। इसके बाद ये भोजन पाचन के बाद कहाँ पहुँच जाता है, छोटी आंत में। तो अब हमें पढ़ना है छोटी आंत में पाचन। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि छोटी आंत में पाचन कितनी प्रक्रियाओं में होता है और इसमें कौन कौन से एंजाइम निकलते, कौन कौन सी ग्रंथियां इसमें सहायक होती हैं। ठीक है, चलो। तो बेटा मैंने जान लिया कि अभी तक प्रोटीन का पाचन हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आमाशय में पाचन, अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में तो बेटा छोटी आंत में पाचन के लिए हमारी ये ग्रंथियां जो हैं वो काम कर रही हैं, उनका हम नाम लिख लेते हैं। यकृत भी बेटा भूमिका निभाता है, और बेटा पित्ताशय का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, और अग्नाशय का भी। ठीक है, तो सहायक जो ग्रंथियां हैं उन्हें लिख लेते बेटा। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहां तक। तो बेटा पहला रहेगा रोल यकृत का, और दूसरा पित्ताशय का, और तीसरा रहेगा बेटा अग्नाशय का। और बेटा और इसके बाद यही छोटी आंत में उसकी छोटी आंत की भित्ति में बेटा एक क्षुद्रांत ग्रंथि पाई जाएगी, उस क्षुद्रांत ग्रंथि की भूमिका रहेगी। क्षुद्रांत ग्रंथि की भूमिका रहेगी। तो हम ये समझ लेते हैं कि बेटा यकृत की भूमिका क्या रहेगी, पित्ताशय का काम क्या रहेगा, अग्नाशय का काम क्या रहेगा, और यहाँ पे क्षुद्रांत ग्रंथि का काम क्या रहेगा। आज हम पूर्ण पाचन करके ही इस क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा। जो यकृत है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है। क्या करता बेटा, पित्त का निर्माण करता है। बेटा यहाँ पे
जो पित्ताशय है ये पित्त का निर्माण नहीं करता है, बल्कि यकृत द्वारा बनाए गए पित्त रस का बेटा स्टोरेज करता है, संग्रह करता है। पित्त का काम केवल रहता है कि पित्त रस को, या हम ये कह दें कि पित्ताशय में पित्त को स्टोर करने का काम करता है। ये पित्त का निर्माण नहीं करता है। पित्त का निर्माण करता है यकृत। और यकृत क्या करता है? बेटा यकृत बहुत सारे विटामिन का निर्माण करता है, और ये क्या करता है कि अमोनिया को, बेटा अमोनिया को यूरिया में बदलता है। किस में बदलता है बेटा? यूरिया में बदलने का काम करता है। और क्या करता है, जो भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को बेटा ग्लाइकोजेन में बदलता है। ग्लाइकोजेन में बदलता है। बहुत सारे काम रहते हैं। जब हम स्पेशल किसी दिन यकृत को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बहुत सारे इसके काम समझेंगे कि ये किस किस चीज़ का निर्माण करता है, कितने प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करता है, रक्त में किस किस प्रोटीन का निर्माण करने में इसकी सहायता रहती है। तो हम किसी दिन विस्तार से देखेंगे, लेकिन आज जितना हमें पढ़ना है उतना समझ लेते हैं। तो बेटा पित्ताशय है, अब इसमें जो पित्तरस स्टोरेज है, उसी पित्तरस से बेटा क्या करेगा, पित्ताशय पित्तरस निकालेगा। क्या करेगा बेटा? पित्त रस निकलेगा, इससे पित्त रस निकलेगा। और ये पित्त रस क्या करेगा? सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पे पित्त रस की ही हो जाती है, क्योंकि ये क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के माध्यम को क्षारीय बनाता है। क्षारीय बनाता है। ये छोटी आंत के माध्यम को क्षारीय बनाता है। अब क्षारीय बनाने के बाद बेटा अगर हम ये कह दें कि जब तक छोटी आंत का माध्यम क्षारीय नहीं होगा तब तक और भी जो ग्रंथियां हैं वो अपना काम सही से नहीं करेंगे, या अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम वो काम करना बंद कर देंगे, यानी काम नहीं करेंगे। ठीक है। और इसकी बहुत बड़ी भूमिका ये भी रहती है, नंबर 1, नंबर 2 कि जो भी वसा है उस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भी तोड़ देता है। ये क्या करता है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। गोलिकाओं में तोड़ता है। और जब ये वसा छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाता है और क्या करने लगता है, छोटी आंत में पहुंच जाता है, तो भैया अग्नाशय से जो अग्नाशय ग्रंथि है बेटा, ये अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की इकलौती एक ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। इसमें बेटा हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। तो बेटा जो अग्नाशय जो ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? तो बेटा यहाँ से अग्नाशिक रस निकलता है। क्या निकलता है? अग्नाशिक रस निकलता है। अग्नाशिक रस निकलता है। और ये अग्नाशिक रस में बेटा क्या क्या पाया जाता है? बेटा इसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज पाया जाता है। लाइपेज बेटा, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि ये जो ट्रिप्सिन है, और बेटा इसमें एमाइलेज भी होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को पूरी तरह से, जो अधपचा प्रोटीन अभी अमाशय में था, अमाशय ने पाचन तो किया है लेकिन पूर्ण पाचन नहीं कर पाया। फिर ये जब छोटी आंत में पहुंचा तो भैया यहाँ पे
ट्रिप्सिन था और एमाइलेज और लाइपेज है। तो ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर दिया। प्रोटीन का पूर्ण पाचन करेगा कौन, ट्रिप्सिन, और एमाइलेज बेटा कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करेगा। जबकि लाइपेज है ना, लाइपेज वसा का पाचन करेगा, वसा का पूर्ण पाचन करेगा, वसा का पूर्ण पाचन करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पे पाचन तो हो चुका है, लेकिन इसी क्षुद्रांत ग्रंथि में बेटा, इसी क्षुद्रांत में बेटा, हम क्षुद्रांत कहें तो छोटी आंत में, उसकी आंत की भित्ति में क्या होता है, एक क्षुद्रांत ग्रंथि पाई जाती है या छोटी आंत की भित्ति पाई जाती है। उसकी सबसे बड़ी भूमिका उसकी भी रहती है, क्योंकि जो भी ये प्रोटीन का पाचन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है या वसा का पाचन हुआ है, इनको अच्छे पदार्थों में बदलने का काम क्षुद्रांत ग्रंथि करती है। तो ये क्षुद्रांत ग्रंथि की भूमिका क्या रहती है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, इसको बेटा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। कैसे में बदलता बेटा, ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज में बदल देता है। और बेटा प्रोटीन को बेटा अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल में बदल देता है। और जबकि वसा को बेटा वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, तो ये रहता है क्षुद्रांत ग्रंथि का काम कि जो भी कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में बदल देना, और जो प्रोटीन है उसको अमीनो अम्ल में बदल देना, और वसा को बेटा वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देना। तो यहाँ पे आपका मनुष्य में पूर्ण पाचन हो चुका है। और यहाँ पे इस प्रकार से इस टॉपिक में बेटा इतना ही है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जब ये प्रोटीन का यानी कि भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और ये अच्छे पदार्थ हमको मिल जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेटा लाभदायक होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है या ग्लिसरॉल है या वसा अम्ल है। अब इन चीज़ों का, इन सभी अच्छे पदार्थों का बेटा अब हमारी छोटी आंत में अवशोषण होगा। तो अवशोषण जब हम अगले टॉपिक में जानेंगे, अवशोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इन चीज़ों की चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। आज के लिए बेटा धन्यवाद।